सो हेलो गाइस, कैसे आप सारे। आई होप आप अच्छे होंगे। आपने मेरी जो है इससे पहले की वीडियो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप देख लें, क्योंकि ये इस सीरीज़ में चल रही है। क्योंकि जब तक आप पीछे की वीडियोस नहीं देखेंगे तब तक आपको आगे की वीडियो समझ में नहीं आएंगी। तो मैंने जो है इससे पीछे की वीडियो में परसेप्शंस के बारे में जो है बताया था कि परसेप्शन होता क्या है। तो उसी से रिलेटेड इसी क्वेश्चन में था कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो परसेप्शन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, या अफेक्ट करते हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ यार अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर दो और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो है आपको आगे की जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है यार, आपके डिपेंड करता है, आप जो भी करो। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसमें आप जो है, जैसा कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द परसेप्शंस में आगे हम इसमें पढ़ रहे हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो पहला फैक्टर जो है वो है फैक्टर्स इन परसीवर, यानी जो परसेप्शन करने वाला इंसान है वो एक समझदार होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो ये बता सके कि ओबियसली, यानी वो एक तरीके से ये डिसीजन ले सके कि हाँ जी जो सच है वो सच बताए और जो गलत है उसे गलत बताए, ठीक है। एक समझदार होना बहुत, यानी वो एक मोटिव बंदा हो, एटीट्यूड हो उसके अंदर, और एक तरह से कॉन्फिडेंस लेवल भी उसका जो है हाई हो। तो एक तरीके से ये एक परसेवर का, यानी एक समझदार व्यक्ति का होना ज़रूरी है परसेप्शन में। दूसरा फैक्टर है टारगेट। जब तक आपका टारगेट सेट नहीं होगा तब तक आपका परसेप्शन जो है परफेक्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपको जो है टारगेट सेट जो है करना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट जो परसेप्शन को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करता है वो है फैक्टर ऑफ द सिचुएशन। कि आपको किस सिचुएशन में आपको जो है परसेप्शन लेने हैं। जैसे कभी कभार टाइम की कमी रहती है या प्लेस ऐसा रहता है जहाँ पे आपको जो है रॉ मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड नहीं होते हैं, तो आप क्या करेंगे। तो उसी सिचुएशंस को आप जो है किस तरीके से आप हैंडल करते हो, ये भी एक तरीके से परसेप्शंस को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो सिचुएशन भी मैटर करता है परसेप्शंस के लिए। तो ये तीन फैक्टर जो हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं परसेप्शंस के लिए। बाकी अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ओबियसली जो है आप बुक में क्योंकि आपको जब समझ में आई गया तो ओबियसली आप जो है इसे बुक में पढ़ सकते हैं, आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो अगला इसमें जो टॉपिक है वो है टेक्निक फॉर डेवलपिंग परसेप्चुअल स्किल, के कौन कौन सी टेक्निक है जो एक तरीके से परसेप्चुअल स्किल को डेवलप करती है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं, ओबियसली आप इसे कॉपी में नोट कर लें। पहला पॉइंट है गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक, यानी आप जो है किसी से जब आप कुछ पूछ रहे हो या कोई आपसे पूछ रहा है तो फीडबैक एक तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। कि सामने वाले की अगर आप बात नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ आप अपनी ही चला रहे हैं, तो वो जो है परसेप्चुअल स्किल में एक तरीके से बाधा बन सकती है। इसलिए गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक होना बहुत ज़रूरी है। हैविंग एम्पैथी, यानी आपके अंदर एक सहानुभूति होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब तक आपके अंदर सहानुभूति नहीं होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा, तो आप जो एक तरह से आपकी परसेप्चुअल स्किल जो है डेवलप नहीं होगी। तीसरा पॉइंट है हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड। आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे तो आप किस बिहाफ पे डिसीजन लेंगे, क्योंकि आपने एक तो पढ़ा भी है। देन अगर आपके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड है तो इसलिए आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो, ताकि आप जो भी डिसीजन ले फटाफट ले सके, और यही एक तरीके से परसेप्चुअल स्किल को बढ़ाता भी है। अगला पॉइंट जो है इनहैंसिंग द सेल्फ कॉन्सेप्ट। यस, आपके अंदर सेल्फ मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ही को ये सारा काम करना है, या आप ही जो है जो भी डिसीजन वगैरह ले रहे हैं समझदारी से, तो ऑब्वियसली आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट जो है अवॉइडिंग कॉमन बायसेस, ठीक है। तो आपको जो है एक तरीके से कॉमन जो भी आपके अंदर बायसेस आ रहे हैं उसको अवॉइड करना है, ताकि जो है आपकी परसेप्चुअल स्किल को डेवलप हो सके, ठीक है। कम्युनिकेशन, आपका एक कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो आप जो है
डेवलपिंग, यानी आपकी जो परसेप्चुअल स्किल जो है डेवलप नहीं हो पाएगी। और कम्युनिकेशन स्किल का मतलब यही है कि आप जो है तरीके से प्रॉपर कम्युनिकेट है या नहीं, यानी आप जिससे जो भी चीज़ पूछना चाहते हैं या आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं प्रॉपर कम्युनिकेट है या नहीं। यानी अगर आप किसी को कुछ बोल रहे हैं और वो आपकी बातों का जवाब नहीं दे रहा है या आपकी बातों को अवॉइड कर रहा है, तो इसलिए उसमें लैक ऑफ कम्युनिकेशंस हो सकता है, जिससे आपका जो है परसेप्चुअल स्किल में बाधा आ सकती है। 7वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट के करेक्ट यूज ऑफ एट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आपको जो है आपको करेक्ट यूज करना है अपने एट्रीब्यूशन का, ताकि जो है किसी तरीके की परेशानी ना हो परसेप्चुअल स्किल में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको एक परसेप्चुअल स्किल के डेवलपिंग के लिए ज़रूरी थे। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो ऑब्वियसली एक बार आप बुक पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको क्लियर हो जाएगा। अगला पॉइंट जो है, यानी अगला क्वेश्चन, सॉरी, इसमें ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपको भी पता है कि नॉर्मली 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, मैंने इसमें 20 क्वेश्चंस की यही वीडियो बनाई है और इसी को आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अगर आपको 20 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन फंस गए ना, तो सॉरी 5 भी फंस गए, 4 तो फंसने 5 भी फंस गए, तो यार बढ़िया है, बल्ले बल्ले, और फंसने चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आए हुए हैं, तो ऑब्वियसली आपको जो है किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन स्ट्रेस बुक्स, यानी ये जो आपका जो है क्वेश्चन जो है ये स्ट्रेस के चैप्टर से है, और इसीलिए इसका जो क्वेश्चन है ये कहता है एक्सप्लेन द फैक्टर दैट कॉज स्ट्रेस, यानी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें जो है आपके यानी स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, एंड आइडेंटिफाई द कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्ट्रेस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो डिस्क्राइब द टेक्निक फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस, यानी वो कौन कौन से स्ट्रेस हैं आइडेंटिफाई करिए जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, और आपको जो है वो भी टेक्निक बताना है ताकि आप जो है स्ट्रेस को क्या कर सके, मैनेज कर सके। तो दोस्तों जो ये फैक्टर्स जो है स्ट्रेस के, वो मैंने 2 भागों में बांट रखे हैं, एक आपका इंडिविजुअल फैक्टर्स है और एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है। तो इंडिविजुअल फैक्टर्स ज़्यादा हैं, तो उस चीज़ में है कि इंडिविजुअल फैक्टर्स होते क्या हैं। पहला है पुअर वर्किंग कंडीशन, यानी जहां आप काम कर रहे हैं, यानी जहां लेबर काम कर रहा है वहां की कंडीशन सही नहीं है, तो ऑब्वियसली उसके माइंड में स्ट्रेस हो सकता है। जैसे अभी जो ये सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस की, कि अगर आप सीधी सी बात है, लेबर को अगर आप बिना मास्क और सैनिटाइज के आप काम करवा रहे हो तो उसके माइंड में एक डर बैठा रहेगा या स्ट्रेस बैठ जाएगा कि यार मुझे ये बीमारी हो सकती है, और फिर भी ये काम करवा रहे हैं बिना मास्क और सैनिटाइजर के, तो एक स्ट्रेस का एक तरह से क्या नाम है कंडीशन हो सकती है। दूसरा है पुअर टास्क डिसीजन, यानी जो आपने टास्क जो प्रिपेयर किया था वो सही नहीं था, यानी उसका जिस तरह का आपने डिज़ाइन बनाया था वो एक तरीके से कामगर जो है वो साबित नहीं हुआ, और जिस वजह से जो है आपका जो प्रोजेक्ट है वो रिजेक्ट हो गया, तो ये भी एक स्ट्रेस का जो है सामना करना पड़ जाएगा इससे। तीसरा है अनफेयर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, यानी आप जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है वो अनफेयर है। अनफेयर का मतलब है कि क्या पता अगर वो ये है कि आप ये कह सकते हो कि आपकी कोई बात मान नहीं रहा, एंड या आपके कोई पॉइंट ऑफ व्यू को लिया नहीं गया, ठीक है ना, या आप एडमिनिस्ट्रेटिव यानी जो भी इसको चला रहे हैं वो अपनी ही चला रहे हैं, आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो ये कुछ हो सकता है। यानी टॉप मैनेजमेंट के लोग जो है आपकी बात नहीं सुनते, तो ये एक तरह से अनफेयर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का जो है तरीका है वो बिल्कुल गलत है, जिससे जो उसके अंदर जो भी वर्कर्स वगैरह काम कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली उनमें एक नेगेटिव जाएगा ही जाएगा पोर्शन, और उसमें ऑब्वियसली स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है वो है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एंड डिज़ाइन, यानी आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, ठीक है।